हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी वेदांग में। इकोलॉजी एनवायरनमेंट का इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 यानी कि हमारा चैप्टर 4 है और इसमें हम देखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड एवं जैव आवर्धन के बारे में। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि यहाँ से जो है आपकी परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। मैं बताऊंगा कौन से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए क्योंकि आप जो है अगर इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं हैं जिनमें समसामयिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण रहता है, तो इसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। साथ ही जो है मैं मेंस और प्री के बारे में भी आपको बताता चलता हूँ। इससे पहले जो है हमारी एक वीडियो आ चुकी है जो थी खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, तो इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा। पारिस्थितिकी पिरामिड परितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों पर ऊर्जा ऊर्जा संख्या जैव भार के क्रमिक परिवर्तन को पिरामिड के रूप में दर्शाता है। तो आपको ये याद रखना है किन चीजों को दर्शाता है, एक तो ऊर्जा, जनसंख्या और जैव भार को। यहीं से आपके प्रश्न बनना स्टार्ट होते हैं। मैं बताता चलूंगा कैसे, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि पारिस्थितिकी पिरामिड में क्या देखा जाता है, किसका अवलोकन किया जाता है। तो एक तो ऊर्जा का, दूसरा संख्या का और तीसरा जैव भार का। पोषण स्तरों को एक बार अगर हम देख लें तो इसी के आधार पर हम सीखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड। उत्पादक होते हैं यानी कि हरे पौधे जो कि या फिर ऐसे पौधे जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो इन पौधों को खाने वाले होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता जो ये पौधे खाते हैं उसके बाद जो अन्य जीव हैं उनको खाने वाले जो जीव होते हैं वह होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता यानी कि शीर्ष उपभोक्ता जो है ये द्वितीयक को और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों को खाते हैं। तो देखिए पोषण स्तर कुछ इस तरह से है, जैसे कि फर्स्ट पे कौन है यानी कि सबसे सर्वोच्च कौन है, शेर, ये शीर्ष उपभोक्ता है। इसी तरह से द्वितीय उपभोक्ता जैसे कि यहाँ पर भेड़िया भी हो सकता है, और उसके बाद हिरन, और उसके बाद जो है पेड़ पौधे यानी कि घास फूस। सरल अगर खाद्य श्रृंखला देखें तो घास, टिड्डा, मेढक, सांप, गरुड़, ये इस तरह से हमारी खाद्य श्रृंखला बनती है। ऊर्जा संख्या और जैव भार प्रत्येक उच्च पोषण स्तर पर कम होते जाते हैं क्योंकि ऊर्जा का अधिकांश भाग जो है उपयोग यानी कि ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, उपयोग कर लिया जाता है या ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। अब देखते हैं पिरामिड की आवश्यकता आखिर क्यों होती है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय एवं क्रमिक होता है जिसे समझने में इससे मदद मिलती है। पोषण स्तरों के बीच परस्पर संबंधों को सरल रूप से ये दर्शाता है। किसी भी स्तर पर परिवर्तन के प्रभाव को समझने में ये सहायक होता है। परितंत्र के संतुलन और स्थिरता को समझने का ये एक आधार है। तो इसलिए जो है हमें पारिस्थितिकी पिरामिड की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिकी पिरामिड को अगर हम देखें तो हम इसको तीन भागों में देखते हैं। एक तो हम देखते हैं संख्या पिरामिड, दूसरा इसी तरह से हम देखते हैं जैव भार पिरामिड, और इसके अलावा हम देखते हैं ऊर्जा पिरामिड। तो तीन प्रकार के पिरामिड हैं, इनके बारे में अच्छे से हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर पहला हम देखेंगे संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड क्या है कि यह पिरामिड जो है प्रत्येक पोषण स्तर पर उपस्थित जीवों की संख्या को दर्शाता है, यानी कि जितने भी पोषण स्तर पर जितने भी जीव हैं उनको दर्शाता है। आइए इसको समझ लेते हैं एक बार। जैसे कि मान लेते हैं एक घास भूमि परितंत्र है, यानी कि छोटा सा घास भूमि क्षेत्र है, उसका परितंत्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर जीवों की संख्या यानी कि घास भूमि में जीवों की संख्या कितनी हो सकती है, यानी सॉरी घास भूमि में जो है जीव यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं पहले। तो उनकी संख्या, उसके बाद उससे कम किसकी संख्या होगी, उनको खाने वाले यानी कि चरने वाले जो जीव हैं उनकी संख्या उससे कम होगी। और उससे कम क्या किसकी संख्या होगी, उससे कम होगी जो ऐसे जीव हैं जो चरने वाले जीवों को खाते हैं। जैसे कि टिड्डे को मेढक खाता है या इसी तरह के अन्य जीव, जैसे कि हिरन को शेर खाता है तो इस या फिर भेड़िया खाता है। तो ऐसे जीव जो हैं उनकी संख्या कम होगी। उसके बाद जो ऐसे जीव हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनको खाते हैं तो उनकी संख्या उससे कम हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम देखें तो शीर्ष उपभोक्ता जो हैं फिर इनकी संख्या और भी कम होती जाती है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि एक जंगल में पेड़ पौधे हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा है। उसके बाद फिर उनको खाने वाले जानवरों की संख्या उससे कम। उसके बाद उन जानवरों को खाने वालों की संख्या उससे कम। फिर शीर्ष पे जो कौन है, शेर या कोई ऐसे ही जानवर जो सभी लगभग जानवरों को खा लेते हैं, जानवर खाते हैं पेड़ पौधों को नहीं खाते हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या और भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये पिरामिड बनता है।
और पिरामिड की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, सीधा पिरामिड होता है। सीधा पिरामिड बनता है, ये कहाँ बनता है, जंगल में या घास भूमि में। ये सीधा होता है और इसका आधार जो होता है चौड़ा होता है और संख्या कम होती है। अब देख लेते हैं कि इनके आधार बेस पर उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक और शीर्ष पर शीर्ष उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम होती है। यही बात मैंने आपको बताई है। चलिए आगे देखते हैं उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड क्या है ये? उल्टा पिरामिड किस प्रकार से बनता है? ये जो है उल्टा पिरामिड जो है ये बनता है जंगल सॉरी पेड़ पे आपको देखने को मिलेगा और तालाब में भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? जीवों की संख्या के आधार पर। तो तालाब में भी इस तरह का उल्टा पिरामिड आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि परजीवी जीवों वाले जो परितंत्र हैं, जैसे कि एक पेड़ पर रहने वाले कीट पक्षी, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मान लेते हैं ये पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर बहुत से जीव जंतु रहते हैं, उनको पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए। फिर उन जीव जंतुओं को खाने के लिए और जीव आते हैं, जैसे चिड़िया वगैरह है। तो ऐसे ही जो है ये परितंत्र बनता है और नीचे तक आते आते बहुत ही कम जीव हो जाते हैं। तो इस तरह से ये परितंत्र कैसा होता है, उल्टा परितंत्र होता है। विभिन्न परितंत्रों में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। जैसे कि अगर हम देखें घास के मैदान में, यहाँ पर सीधा आपको देखने को मिलेगा। और तालाब में जो है ये उल्टा देखने को मिलता है, ठीक है। ये सीधा नहीं होता, उल्टा होता है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, उनको देख लेते हैं। संख्या का पिरामिड केवल जीवों की गिनती पर आधारित होता है। ये आकार, भार या ऊर्जा को नहीं दर्शाता है। एक ही परितंत्र में यह पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। ये जीवों की संरचना पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है तालाब में। जहाँ परजीवी जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है, वहाँ यह पिरामिड अक्सर उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। जैव भार। जैव भार क्या है? जैव भार के बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिर इसका पिरामिड किस तरह का होता है और ये है क्या। किसी निश्चित क्षेत्र या निश्चित समय में किसी पोषण स्तर पर उपस्थित सभी जीवों के कुल शुष्क भार को उस क्षेत्र का जैव भार कहते हैं। जैव भार का मतलब आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, एक प्रकार का बायोमास। बायोमास जैसे कि शरीर का जो बनावट है, कार्बन है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हम देखें तो जैव भार जो है, जैव भार पिरामिड की सामान्यतः विशेषताएं क्या होती हैं कि इसका आधार उत्पादकों का होता है और इसका आधार जो है उत्पादकों का होता है। जैसे जैसे हम शीर्ष उपभोक्ताओं की ओर जाते हैं, जैव भार कम होता जाता है। ये आप समझ सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि स्थलीय परितंत्र में ये सामान्यतः सीधा होता है और जलीय परितंत्र में ये कैसा होता है, उल्टा होता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको देख लेते हैं कि ऊर्जा के साथ साथ जैव भार भी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है, परंतु प्रत्येक स्तर पर इसकी मात्रा घटती जाती है, यानी कि जैव भार की मात्रा भी घटती जाती है। देख लीजिए, पहले सबसे पहले देखते हैं स्थलीय परितंत्र में जैव भार यानी कि जैव मंडल। जैव पिरामिड देखते हैं, जैव पिरामिड देखते हैं, जैव भार का पिरामिड। तो इसमें अगर हम देखें तो होता क्या है, देखिए जैसे कि जंगल है, जंगल में घास फूस अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। तो ज्यादा मात्रा में कार्बन है, घास फूस है, जैवमास है, तो उसको हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, यानी कि आधार उसका कैसा हो जाएगा, चौड़ा होता है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो द्वितीय जो है, इनको खाने वाले उनकी संख्या कम होती है, इस वजह से इनका जैव भार कम होता है। इसी वजह से ऊपर जो है इनको खाने वाले, इनकी संख्या भी कम होती है और इसी तरह से संख्या कम होती चली जाती है। अब जलीय परितंत्र को एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न में अक्सर पूछ लिया जाता है। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैव भार पिरामिड और जलीय परितंत्र का जैव भार पिरामिड, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि तालाब में कैसे होता है कि तालाब में जो ऊपर होता है ना, घास फूस है, काई है या छोटे छोटे जीव हैं जो उनको खाने वाले हैं, तो उनकी वजह से ऊपर का आधार जो होता है कैसा होता है, चौड़ा होता है। तो इसको हम कहते हैं जलीय पायतंत्र या जलीय पिरामिड। तो जलीय पिरामिड में ऊपर का आधार तो चौड़ा होगा, इस वजह से ऊपर जीव ज्यादा होंगे और बायोमास भी ज्यादा होगा। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर ज्यादा है। उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो इनको खाने वाली छोटी मछलियां होती हैं, जब इनको खाती हैं तो फिर क्या है कि उनका कम हो जाता है, वो इनसे नीचे रहती हैं। थोड़ा और नीचे आते हैं जल में तो उसके बाद कुछ बड़ी मछलियां हमें देखने को मिलती हैं। इसी तरह से और नीचे जल में आते हैं तो और बड़ी मछलियां देखने को मिलती हैं। इस तरह से होता है जलीय पिरामिड यानी कि जैव भार का। चलिए आगे कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, उनको देख लेते हैं। स्थलीय परितंत्र में पौधों का जैव भार अधिक होने से सीधा पिरामिड बनता है। जलीय परितंत्र में फाइटोप्लवक बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं और नष्ट होते रहते हैं, इसलिए उनका उपस्थिति समय जो है कम होता है और जैव भार भी कम होता है। इसलिए जलीय परितंत्र में ऊपर के स्तरों का जैव भार अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है।
तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह का बनता है। स्थलीय परितंत्र की बात करें तो जैसे कि घास भूमि, वन, रेगिस्तान, कृषि क्षेत्र आदि जो होते हैं स्थलीय परितंत्र होते हैं। जलीय परितंत्र में तालाब, झील, नदी, समुद्र आदि जो हैं जलीय परितंत्र हैं। ऊर्जा का पिरामिड, इसको हम देख लेते हैं। ऊर्जा का पिरामिड किस तरह से कार्य करता है। देखिए, ये जो पिरामिड है प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। जैसे जैसे हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं, ऊर्जा की मात्रा कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। यह पिरामिड सदैव सीधा यानी कि अपराइट होता है और कभी उल्टा नहीं होता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ऊर्जा का जो प्रवाह है एक दिशा में होता है, इसलिए ये जो है हमेशा सीधा होता है, ना कि उल्टा होता है। क्योंकि हम ऊर्जा यानी कि एनर्जी की बात कर रहे हैं, ना कि हम जो उनकी संख्या है या जैव भार है उसकी बात कर रहे हैं। तो समझ गए आप ये बात? ठीक है। इसमें ऊर्जा की इकाई के रूप में किलो जूल प्रति वर्ग मीटर वर्ष का हम प्रयोग करते हैं। तो ये समझ गए आप? तो देखिए किस तरह से, जैसे उत्पादक होते हैं यानी कि इनकी ये जो है एनर्जी ज़्यादा लेते हैं, उसके बाद इस तरह से कम होती जाती है और यही एक श्रृंखला बनती है। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। ऊर्जा पिरामिड की विशेषताओं की बात करें तो यह पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा की कमी होती जाती है। इस पिरामिड में ऊर्जा का नुकसान मुख्यतः ऊष्मा यानी कि हीट के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि जीव जो है अपना शोषण करते हैं या अपनी कार्य करते हैं, उस वजह से उनका जो ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा ना तो पुनर्चक्रित होती है और ना ही वापस पूर्व में लौटती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि क्या जो है सांप को घास खा सकती है? नहीं। क्या सांप को टिड्डा खा सकता है? नहीं। क्या बाज को टिड्डा खा सकता है? नहीं। तो ये जो है इस तरह से ऊर्जा नहीं वापस हो सकती है। 10% का नियम है, मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ऊर्जाविद जैसे कि लिंडमैन ने बताया कि एक पोषण स्तर से अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। तो ये किसने कहा था? लिंडमैन ने कहा था। शेष लगभग 90% ऊर्जा जो है जीवों के शोषण गतिविधियों, उत्सर्जन तथा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ये आपको याद रखना है। यही कारण है कि ऊर्जा पिरामिड में प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कैसी होती है? घटती जाती है। चलिए देख लेते हैं, तीनों पिरामिडों को एक साथ देखते हैं। संख्या जो पिरामिड है इसकी बात अगर हम करें तो प्रत्येक पोषण स्तर पर उपस्थित जीवों की संख्या को दर्शाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो जैव पिरामिड है, जैव पिरामिड यानी कि जैव भार पिरामिड है, इसमें क्या है, प्रत्येक पोषण स्तर पर उपस्थित जीवधारियों को के कुल जैव भार को दर्शाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ऊर्जा का जो पिरामिड है, ऊर्जा का पिरामिड होता है प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। अगर हम तीनों का जो है तुलना करके देखें तो क्या दर्शाता है? संख्या का पिरामिड ये जीवों की संख्या दर्शाता है। जैव भार का पिरामिड जीवों का कुल जैव भार दर्शाता है, जबकि ऊर्जा का पिरामिड ऊर्जा की मात्रा को। आधार की बात करें तो संख्या पिरामिड में संख्या और उसी तरह से जैव भार में जैव भार अधिक होता है और ऊर्जा में ऊर्जा अधिक होती है। मतलब संख्या पिरामिड में संख्या देखी जाती है, जैव भार में जैव भार देखा जाता है, ऊर्जा में ऊर्जा अधिक रहती है, ये देखा जाता है। शीर्ष पर क्या होता है? संख्या कम होती है और जैव भार में भी कम होता है और ऊर्जा पिरामिड में भी एनर्जी कम होती जाती है। संख्या पिरामिड की बात करें अगर आकार की तो इसका सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है, जबकि जैव भार का पिरामिड स्थलीय में सीधा होता है और जलीय में सिर्फ उल्टा होता है। ये दोनों आपको याद रखना है। ऊर्जा पिरामिड में हमेशा सीधा होता है, ये आपको याद रखना है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि पेड़ पर रहने वाले कीट, और जैव भार में झील जैसे उल्टा, घास के मैदान में सीधा, और ऊर्जा पिरामिड सभी परितंत्रों में एक समान रहता है। मुख्य बिंदु हैं इससे संबंधित, उनको एक बार देख लेते हैं कि तीनों पिरामिड परितंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने में ये सहायक है। संख्या पिरामिड में किसी स्तर पर उल्टाव हो सकता है, परंतु ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये आपको याद रखना है। जैव भार पिरामिड स्थलीय तथा जलीय परितंत्र में भिन्न रूप दिखाता है। देखिए, संख्या पिरामिड जो है स्थलीय और जलीय में अलग अलग दिखा सकता है, लेकिन जैव भार पिरामिड जो है हमेशा जो होता है जल में जल में कैसा होगा? उल्टा होगा और स्थल में सीधा होगा। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय और अपरिवर्तनीय होने के कारण प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। पारिस्थितिकी पिरामिड की कुछ सीमाएं हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि ये खाद्य जाल को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाता है। अभी तक हमने जो है क्या देखा कि एक सीधी रेखा में इसने बताया कि ऊर्जा है, ऊर्जा पिरामिड है, या फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो जैव भार पिरामिड और संख्या पिरामिड। लेकिन ये जो है खाद्य जाल के बारे में नहीं बताता है कि एक दूसरे को किस तरह से जीव जंतु खाते हैं, तो ये चीज इसने नहीं बताई है, तो ये इसकी एक कमी है। या फिर हम देखें सीमाएं हैं। अपघटकों को सामान्यतः शामिल नहीं किया जाता है। हमने पिछली वीडियो में जो है देखा था, क्या देखा था कि
अपघटक यानी कि डिकम्पोज़र हुआ करते थे, उनको हमने समझा था और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे जो है हमारी पारिस्थितिकी में, तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। साथ ही अगर हम देखें तो एक जीव एक से अधिक पोषण स्तर पर हो सकता है, ये भी इसका ड्रॉबैक है। चलिए आगे देखते हैं, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या है? इसको समझ लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझिए और मैं यहाँ पर समझाऊँगा भी आपको आसानी से और बहुत ही सरल शब्दों में। जब किसी जल या भूमि परितंत्र में उपस्थित हानिकारक रसायन जैसे कि डीडीटी, पारा, पीसीबी यानी कि लेड, कैडमियम खाद्य श्रृंखला द्वारा एक पोषण स्तर से अगले उच्च पोषण स्तर में बढ़ते जाते हैं, तो उनकी सांद्रता क्रमशः क्या होती है? बढ़ती जाती है। इस वृद्धि को जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। देखिए, प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में सीधा यहाँ से पूछा जा सकता है कि एक पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर जाने पर जो जैव आवर्धन है उनकी संख्या घटती है या बढ़ती है, या फिर कुछ नहीं, या फिर उदासीन रहती है यानी कि नॉर्मल रहती है। तो आपको बताना है क्या है? बढ़ती है। देखिए कैसे बढ़ती है, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक तालाब है, आप तालाब के पास खड़े हैं। तालाब के पास जब आप खड़े हैं तब आप वहाँ क्या देखते हैं? आपके जो क्षेत्र है वहाँ कोई फैक्ट्री है, वहाँ से एक नाला आता है और उसका पानी जो फैक्ट्री का पानी है और इसमें हमारे तालाब में गिरता है। साथ ही जो है वहाँ पर हम देखेंगे पॉलीथीन होगी, कचरा होगा, बोतल होगी, प्लास्टिक की बोतल होगी, ऐसे ही अन्य पदार्थ जो हैं पड़े होंगे वहाँ पर। तो होता क्या है कि इनका धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होता है, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे टुकड़ों में ये टूटते हैं। जब ये छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तब क्या होता है कि पौधा जो है, पौधा या फिर इसी तरह से कोई ऐसा जलीय पौधा जो है इसको एब्ज़ॉर्ब करता है यानी कि ले लेता है। जब पौधा इसको ले लेता है तो उसके तने में जो है स्टोर हो जाता है या फिर उसकी पत्तियों में स्टोर होता है। उसको कौन खाता है? फाइटोप्लैंक्टन यानी कि छोटे-छोटे जो जीव हैं, ये उसको खाने का प्रयास करते हैं और खाते हैं। जब ये उनको खाते हैं तब क्या होगा कि ये जो हानिकारक तत्व हैं, ये जो है हानिकारक रसायन है, ये उनके अंदर स्टोर हो जाता है। जब ये उनके अंदर स्टोर होगा तब क्या होगा, जब छोटी मछलियाँ आएँगी, जब उनको खाएँगी तो ये फिर मछलियों के अंदर भी जाएगा। तो क्या होता है, देखिए मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर लेता हूँ कि मान लेते हैं एक पौधे में इतना पीपीएम, इतना पीपीएम यानी कि 0.00003 पीपीएम यानी कि बहुत कम मात्रा में कोई रसायन है। और ये रसायन क्या है? ये रसायन जब फाइटोप्लैंक्टन इसको खाते हैं तब उनमें जाता है 0.04 पीपीएम, यानी कि थोड़ा अधिक उनके अंदर पहुंच जाता है। जब ये पहुंचता है तो क्या है कि बार बार जब इनको फाइटोप्लैंक्टन खाते हैं तो ये उनके अंदर पहुंचता है और इन फाइटोप्लैंक्टन को जैसे ही कोई मछली खाती है तो ये उसके अंदर पहुंचता है। चूंकि मछली जो है अधिक फाइटोप्लैंक्टन को खाएगी, तो इसलिए इसके अंदर सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ये जो है शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये शरीर में ही स्टोर हो जाते हैं और ये शरीर में ही निवास करने लगते हैं, ना ही इनका पाचन होता है। तो इसलिए उसके अंदर जो है मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरह से जब छोटी मछली को कोई बड़ी मछली खाती है, जैसे ही कोई छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी तो उसके अंदर फिर इसकी सांद्रता और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो ऑलरेडी उसके अंदर है, पहले से बढ़ा हुआ है और ये और अधिक मछलियाँ खा लेती है, तो फिर इसके अंदर और सांद्रता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर इसको बाज खा लेता है, तो फिर इसके अंदर और ज़्यादा संख्या बढ़ेगी। जैसे कि शीर्ष मैंने आपको बताया है कि मनुष्य, और ये जो है मनुष्य मछली खा लेता है, मछली खाता है, तो मनुष्य को भी ये प्रभावित करता है, मनुष्य के अंदर भी इनका प्रवेश हो जाता है। जाने-अनजाने मनुष्य के अंदर भी प्रवेश का होता है और इनकी वजह से मनुष्य को बहुत से रोग होते हैं। मैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा करूँगा, अपनी जो अन्य वीडियो हैं उनमें, क्योंकि यहाँ अगर मैं चर्चा करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और उनके लिए एक मैंने सेपरेट टॉपिक बनाया है, वहाँ चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जितने भी इकोलॉजी एनवायरनमेंट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, हम सबको कवर कर रहे हैं। आप बस जो है हमारी इस सीरीज के साथ बने रहिए। तो देखते हैं आखिर फिर इससे होता क्या है, ये समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जीवों की बात कर लेते हैं, पक्षियों की बात कर लेते हैं। पक्षियों के जो अंडे होते हैं, पक्षियों के अंडों को जो छिलके होते हैं उनको ये पतला कर देते हैं, जिससे जो है उनके प्रजनन में बाधा आ जाती है और ये पक्षी जो हैं विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाते हैं। विलुप्ति के कगार पर पहुंचने के कारण क्या होता है, ये हमारे पारितंत्र को हानि पहुंचाता है। कुछ मुख्य बातें हैं उनको ध्यान रख लेते हैं, जैसे कि ये रसायन वसायुक्त होते हैं, जल में घुलते नहीं हैं, इसलिए जीवों के ऊतकों में जमा होते रहते हैं। ठीक है, ये समझ गए।
जैसे-जैसे ये रसायन उच्च पोषण स्तर पर पहुँचते हैं, इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। शीर्ष उपभोक्ता जैसे कि पक्षी मनुष्य में इनकी सांद्रता सबसे अधिक होती है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से सांद्रता बढ़ती है और ये प्रश्न बार-बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और इससे संबंधित जो रोग वगैरह होते हैं, उनके बारे में भी पूछा गया है। हम आगे चर्चा करेंगे। यह परितंत्र में रहने वाले जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। तो ये बात हम अच्छे से समझ गए हैं। आगे देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड का महत्व। इसको देख लेते हैं क्योंकि अभी तक हमने इसकी बुराइयां की हैं। तो जो संतुलन है पारिस्थितिकी पिरामिड, ये जो है स्वस्थ पर्यावरण का सूचक है। यानी कि अगर इसका संतुलन बना रहता है, सही चलता है, तो ये स्वस्थ पर्यावरण का सूचक होता है। ऊर्जा प्रवाह को समझने में ये सहायक होता है। यह पिरामिड यह दर्शाता है कि ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक किस प्रकार प्रवाहित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना समझने में यह सहायक होता है। ये विभिन्न पोषण स्तरों के बीच संबंधों और उनकी परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करता है। पर्यावरणीय प्रबंधन में उपयोगी होता है। ये जानने में मदद करता है कि यदि किसी एक स्तर पर परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। तो इस तरह से जो है इसका उपयोग होता है और इसके बाद ही हम निष्कर्ष निकालते हैं और हम जो है नीति निर्माण करते हैं ताकि जो है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा बना रहे और जो है किसी एक श्रृंखला ना टूटे। श्रृंखला टूटने से हमें जो है हमारे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान हो सकता है और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है तो हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये सीधा प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। पारिस्थितिक पिरामिड को हमें प्रकृति में ऊर्जा प्रवाह, पोषण संबंधों, संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है ये प्रदान करता है। कौन? पारिस्थितिकी पिरामिड। तो इस तरह से जो है ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगली वीडियो जब होगी तो वह होगी जैव विविधता एवं संरक्षण से। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जो है प्रश्न यहाँ से बार-बार पूछा गया है परीक्षा में, यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, आरओआरओ, बीपीएससी और ऐसी ही अन्य परीक्षाएं जिनमें ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बार-बार मिला है। तो आप जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा वो कौन सा प्रश्न है और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ सुझाव हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।